नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज फर्स्ट ईयर की क्लास में जो हम कल पढ़ रहे थे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, उसके आगे का पार्ट पढ़ाऊंगी। आगे का अध्ययन हम करेंगे। हम सभी जानते हैं कि समाज में प्राचीन काल से अब तक और हमेशा असमानता व्याप्त रही है और इस असमानता के विभिन्न आधारों को भी हमने पढ़ लिया है और विभिन्न आधारों के आधार पे अब हम आगे अपना विस्तार से और अध्ययन करेंगे कि सामाजिक स्तर भिन्न स्वरूप कौन से हैं। तो उससे पहले मैं ये कहूँगी कि आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं और कमेंट डाल रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप सभी के कमेंट से ही मुझे पुनः वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिला, मोटिवेशन मिला और मुझे लगा कि मेरे स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। इसीलिए मैंने पुनः वीडियो बनाना और YouTube पर डालना स्वीकार किया, प्रारंभ किया। तो इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट डाल रहे हैं। इसी तरह आप कंटिन्यू अपने एजुकेशन में इसको यूज करें और अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे नंबर लाएं, सब्जेक्ट को डीपली तैयार करें ताकि आगे आपके जो भी एग्ज़ाम्स हों, चाहे नेट हो, RPSC हो या अन्य किसी तरह के और एग्ज़ाम हो, उन सभी में आप इस स्टडी का अपने जीवन में लाभ ले सकें। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप। बॉटमोर ने मानव इतिहास में जो सामाजिक स्तरीकरण प्रचलित है उसके 4 स्वरूपों, दास प्रथा, जागीर प्रथा, जाति प्रथा और वर्ग व्यवस्था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे दास प्रथा का। दास प्रथा असमानता के चरम का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें व्यक्तियों के कुछ समूह पूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित रहते हैं और कुछ लोग उन व्यक्तियों के साथ में जानवरों को जैसा व्यवहार करते हैं। अनेक कालों में और अनेक स्थानों पे दास प्रथा का प्रचलन रहा था। प्राचीन काल में यूनान और रोम में 18वीं और 19वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका में भी इसका प्रचलन रहा। दास वह व्यक्ति होता था जिसको खरीदा जा सकता था और जिसके साथ में मनचाहा व्यवहार किया जा सकता था। इसकी परिभाषा हॉबहाउस ने इस प्रकार दी है कि एक व्यक्ति जिसे कानून और प्रथा दूसरे की संपत्ति मानते हैं, चरम अवस्थाओं में वह पूर्णतया अधिकारों से वंचित रहता है और शुद्ध व्यक्तिगत संपत्ति की वस्तु है। दूसरी स्थितियों में उसकी कुछ रक्षा की जाती है, लेकिन बैल एवं गधे की तरह। तो दास वह व्यक्ति है जिसको एक वस्तु मान लिया गया है, जिसको एक एनिमल मान लिया गया है, जिसका खरीद फरोख्त हो सकती है और जिसके साथ में मनचाहा व्यवहार किया जाता है। दास स्वामी की संपत्ति होता है और इसको किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो यह असमानता के चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है जागीरें, एस्टेट्स। जागीर प्रथा का प्रचलन मध्य युग में यूरोप में रहा है। इसे प्रथा और कानून दोनों से ही मान्यता प्राप्त थी। जागीर प्रथा में 3 वर्ग प्रमुख रूप से पाए जाते थे: पादरी, सरदार एवं साधारण व्यक्ति। प्रत्येक वर्ग की जीवन शैली और संस्कृति भिन्न थी। पादरियों का स्थान सर्वोपरि था, सर्वोच्च था और क्योंकि राज्य भी चर्च के अधीन थे, उनके नीचे सरदार माने जाते थे। सरदारों को भी अच्छा सामान्य जीवन से उच्च अधिकार प्राप्त थे और उनसे निम्न स्थिति थी साधारण व्यक्ति की। बॉटमोर ने जागीर प्रथा की 3 विशेषताओं का मुख्य रूप से उल्लेख किया है कि प्रत्येक जागीर की एक वैधानिक परिभाषा थी। उसके अधिकार, कर्तव्य, विशेष अधिकार सभी निश्चित रूप से निश्चित
तैयार दिखाई देते थे, परिभाषित किए गए थे। जागीरों में श्रम विभाजन स्पष्ट रूप से पाया जाता था और जागीरें राजनीतिक समूह थी, इनके पास में राजनीतिक शक्ति थी। तो जागीर प्रथा ने भी समाज में स्तरीकरण को जन्म दिया, स्तरीकरण को उत्पन्न किया। इससे समाज में 3 स्तर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दिए, पादरी, सरदार और साधारण जन। इसके बाद है सामाजिक स्तरीकरण का नेक्स्ट स्वरूप बंद स्तरीकरण, जाति प्रथा। जब हमने जाति पढ़ी थी तो उसकी पहली परिभाषा में ही हमने पढ़ा था कि जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात जब हम जन्म लेते हैं उसी दौरान, उसी समय हमारी जाति का निर्धारण हो जाता है और जाति को हम जीवन पर्यंत बदल नहीं सकते। जाति हमारी जन्म के साथ निर्धारित होती है और पूरे जीवन पर्यंत हमारी पहचान बनती है। इसीलिए इसे बंद स्तरीकरण का नाम दिया गया है। इसको कहा गया है कि इसमें बदलाव संभव नहीं है। जी.एस. घुरिये ने भी जाति की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया था और उससे भी यह स्पष्ट हुआ था कि जाति एक अंतर्विवाही समूह है। जाति की सदस्यता वंशानुगत होती है, जन्म पर आधारित होती है। जाति में खान पान का प्रतिबंध पाया जाता है। जाति समाज का खंडात्मक विभाजन करती है। तो भारतीय समाज में, भारत में जातियों में संस्तरण की व्यवस्था पाई जाती है। प्रत्येक जाति समाज में एक खंड का निर्माण करती है और जो प्राचीन काल में विशेषताएं थी जैसे छुआछूत, व्यवसाय, खान पान, इनमें जरूर हमें शिथिलता अभी दिखाई दे रही है। अभी थोड़ा चेंज हमें दिखाई दे रहा है कि व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता हो गई है। खान पान का प्रतिबंध भी अब इतना ज़्यादा लागू नहीं है। फिर भी आज भी जाति की कुछ विशेषताएं ऐसे ही समाज में विद्यमान है कि आज भी जाति जन्म से निर्धारित होती है। व्यक्ति कोशिश करता है अपने जीवन साथी का चुनाव अपनी ही जाति में करने का प्रयास करता है। तो जाति समाज में संस्तरण पैदा करती है, उच्चता और निम्नता के क्रम को पैदा करती है और क्योंकि इसे बदला नहीं जा सकता इसलिए इसे बंद स्तरीकरण कहा गया है। नेक्स्ट है खुला स्तरीकरण, सामाजिक वर्ग। वर्ग भी हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लास वो है जिसमें जन्म के अतिरिक्त यदि हम समाज में समूहों का निर्माण देखते हैं तो वह वर्ग व्यवस्था है। वर्ग का निर्माण योग्यता के आधार पर होता है। आप जितने योग्य हैं, जैसे हैं, उस वर्ग के सदस्य बन सकते हैं। वर्ग व्यवस्था में परिवर्तन संभव है, इसीलिए इसे खुला स्तरीकरण कहा गया है। एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका लगभग समान होता है। यहाँ जन्म का महत्व नहीं होता बल्कि योग्यता का महत्व होता है और यह पूर्णतया अर्जित ग्रुप है, पूर्णतया अर्जित है इसकी सदस्यता। आप अपने योग्यता और क्षमता के आधार पे वर्ग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा सामाजिक स्तरीकरण के बॉटोमर के अनुसार 4 स्वरूप हैं: दास प्रथा, जागीर प्रथा, जाति प्रथा और। अब चूंकि सामाजिक स्तरीकरण प्राचीन काल से आज तक विद्यमान है तो इसके कुछ अवश्य अच्छे गुण रहे होंगे, कुछ महत्व रहा होगा, कुछ प्रकार्य रहा होगा, इसीलिए ये आज भी समाज में व्याप्त है। तो हम पढ़ते हैं सामाजिक स्तरीकरण का। सामाजिक स्तरीकरण के महत्व को 2 प्रमुख भागों में हम बांटकर अध्ययन करेंगे। एक तो व्यक्ति के लिए महत्व और दूसरा समूह के लिए महत्व। तो पहले हम अध्ययन करते हैं व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का महत्व। और इसमें सबसे फर्स्ट है आवश्यकता पूर्ति में सहायक। सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है। मानव की आवश्यकताएं बहुत हैं, असंख्य है, अनगिनत है और इसकी पूर्ति के लिए वह अनेक व्यक्तियों का सहयोग लेता है। स्तरीकरण के द्वारा समाज में
कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी निश्चित कार्यकुशलता के आधार पे अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन। सामाजिक स्तरीकरण अधिक कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान करता है, मोटिवेशन देता है। तो समाज में उन उच्च पदों के लिए जिसके लिए समाज में प्रतिष्ठा है, पुरस्कार दिए जाते हैं, कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। स्तरीकरण से कार्य करने की प्रेरणा समाज में मिलती है। नेक्स्ट, सहयोग को बढ़ावा। स्तरीकरण विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों को विभिन्न पद प्रदान करता है और अलग अलग पद की अलग अलग योग्यता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति परस्पर सहयोग द्वारा समाज को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। हर व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार पद को पाता है और समाज को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है मनोवृत्तियों का निर्धारण। ऑल्सन कहते हैं कि स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों का भी निर्धारण करता है। व्यक्ति जिस जाति, वर्ग या परिस्थिति समूह का सदस्य होता है, उसके विचार, क्रियाएं और मनोवृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और सामाजिक स्तरीकरण के आधार पे हम मन कर सकते हैं। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन। स्तरीकरण समाज में शक्ति संतुलन कायम रखता है। स्तरीकरण में कुछ व्यक्तियों के पास महत्वपूर्ण पद होते हैं, उनके पास शक्ति भी अधिक होती है, उनके पास राजनीतिक अधिकार भी होते हैं। तो वे व्यक्ति शक्ति का संतुलन करके समाज के विकास में अपना योगदान देते हैं और जो व्यक्ति यदि शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उस पर भी नियंत्रण बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व की भावना का विकास। स्तरीकरण में जब एक व्यक्ति को निश्चित पद प्रदान कर दिया जाता है तो वह अपने पद को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करता है। इससे उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण। स्तरीकरण के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारित कर दिया जाता है, व्यक्ति को परिस्थिति दे दी जाती है और स्तरीकरण के द्वारा जब परिस्थिति का निर्धारण हो जाता है तो भूमिका का भी निर्धारण हो जाता है। तो इस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है, प्रकार्यात्मक है, जिससे व्यक्ति समूह में, समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, प्रोत्साहन को प्राप्त करता है और विभिन्न पदों के साथ में विभिन्न। इसके बाद है सामाजिक स्तरीकरण का नेक्स्ट स्वरूप बंद स्तरीकरण, जाति प्रथा। जब हमने जाति पढ़ी थी तो उसकी पहली परिभाषा में ही हमने ऑल्सन ने कहा सामाजिक स्तरीकरण के समूह के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य ये हैं। सामाजिक परिवर्तन। एक सामान्य धारणा है स्तरीकरण परिवर्तन विरोधी है, किंतु इसके विपरीत स्तरीकरण परिवर्तन को प्रोत्साहन प्रदान करता है, क्योंकि इसमें योग्यता के आधार पर स्तरों का निर्माण किया जाता है और व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने योग्यता में परिवर्तन करके अपने पदों को परिवर्तित कर सकता है, अपनी परिस्थिति में परिवर्तन कर सकता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा संभव है। नेक्स्ट है सामाजिक संघर्षों से रक्षा। सामाजिक स्तरीकरण में समाज के विभिन्न समूहों में अधिकारों एवं कार्यों का विभाजन किया जाता है। जब विभिन्न समूहों में अधिकारों और कार्यों का विभाजन हो जाता है तो आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो स्तरीकरण सामाजिक संघर्षों से भी रक्षा हमारी करता है। इससे समाज में एकीकरण बना रहता है। सामाजिक एकीकरण समाज में एकता,
इसके द्वारा स्थापित की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग करता है, अपने पद के आधार पे अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, जिससे समाज में एकता और संगठन बना रहता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगति। सामाजिक स्तरीकरण में ऊंचे और नीचे पदों की व्यवस्था होती है। व्यक्ति उच्च पदों को प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और इससे समाज में निर्माण का कार्य होता है, नवीन आविष्कार होते हैं और समाज में विकास होता है, सामाजिक प्रगति होती है। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों का निर्धारण। एक स्तर और वर्ग के लोगों में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं और स्तरीकरण से सामाजिक होता है कि विभिन्न समाज के लोगों के बीच में सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं, मधुर होते हैं और जमे हुए होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का समूह के लिए अन्य लाभ है श्रम विभाजन। स्तरीकरण के द्वारा कार्यों का भी बंटवारा कर दिया जाता है। व्यक्तियों में कार्य श्रम विभाजन और कार्यकुशलता के आधार पर बांट दिए जाते हैं, जिससे समाज में श्रम विभाजन हो जाता है और समाज का विकास भी होता है। विभिन्न कार्य करने वालों में पारस्परिक निर्भरता एवं सहयोग बढ़ता है, जिससे व्यक्ति और समाज में श्रम विभाजन होता है। नेक्स्ट है सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा। सामाजिक स्तरीकरण में प्रत्येक व्यक्ति अपने पद को बनाए रखने के लिए जागरूक होता है और पद से संबंधित सामाजिक मानदंडों का पालन करता है। इसीलिए स्तरीकरण से स्वतः ही अचेतन रूप से सामाजिक मानदंडों को पालन करने की प्रेरणा मिलती है, समाज में व्यवस्था बनी रहती है। 8th पॉइंट है अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से रक्षा। समाज में स्तरीकरण से समूह के कार्यों, अधिकारों, व्यवसायों और अन्य कार्यों का विभाजन आराम से और लचीले पूर्वक कर दिया जाता है, जिससे अन्य व्यक्तियों के बीच संघर्ष से भी रक्षा होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति और समूह दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है और समाज में इससे व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है, व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। देखे हैं तो हम कुछ हानियां भी यहाँ पर देखेंगे। सामाजिक स्तरीकरण के अकार्य वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के कुछ हानियां भी है, कुछ नुकसान भी है, जो हम आगे की स्लाइड्स में सबसे पहले इसकी जो हम देख सकते हैं हानि निष्क्रियता। स्तरीकरण में अक्सर व्यक्ति निश्चित पद प्राप्त करने के बाद निष्क्रिय हो जाता है और फिर वह निष्क्रियता पूर्वक ही अपना जीवन यापन करता है। नेक्स्ट है वर्ग चेतना और पक्षपात। स्तरीकरण से समाज में विभिन्न वर्गों का निर्माण हो जाता है और सभी व्यक्तियों में अपने वर्ग के प्रति चेतना आ जाती है, जिससे कभी कभी पक्षपात भी होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है संघर्ष को जन्म। स्तरीकरण के कारण समाज में विभिन्न वर्ग पनपते हैं और इन वर्गों में कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं दी जाती हैं। उच्च वर्ग निम्न वर्ग पर बोझ होता है और इससे जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं या अन्य वर्गों के व्यक्तियों के बीच में कभी कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। और इसी के साथ नेक्स्ट है निराशा को जन्म। जब कभी उच्च पद पर व्यक्ति जो बैठा है वह उसको अधिक महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं और कुछ लोगों को कम महत्वपूर्ण, इससे जिनको कम महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं ही जन्म ले लेती है। तो सामाजिक स्तरीकरण में कभी कभी पक्षपात, निराशा, इस तरह के भाव भी व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है असुरक्षा। स्तरीकरण में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है।
इसीलिए व्यक्ति को हमेशा असुरक्षा महसूस होती रहती है। वह प्रयास करता रहता है कि जिस पद पर वह बना हुआ है वो बना रहे। तो ये जो भावना है वो कभी कभी असुरक्षा की भावना भी व्यक्ति के मन में आ जाती है। समानता का विरोधी। स्तरीकरण का तो अर्थ ही यह है कि वह असमानता से मिलता है कि समाज में सभी व्यक्ति असमान हैं। तो स्तरीकरण समानता का विरोधी है क्योंकि यह असमानता पर आधारित है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। स्तरीकरण में निम्न वर्ग के लोगों में हीनता की भावना पनपने लगती है। उनके व्यक्तित्व का ठीक से विकास नहीं हो पाता और कभी कभी व्यक्तित्व का विघटन भी होने लग जाता है। तो सामाजिक स्तरीकरण समाज में कुछ को लेकर भी आता है, कुछ उसकी समस्याएं भी हैं। इससे हम ये देखते हैं कि समाज में जो असमानता व्याप्त है वो उसको यदि पॉजिटिव रूप से देखा जाए तो वह बहुत ही लाभकारी है, पर जब हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं तो यह व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ असुरक्षा की भावना भी व्यक्ति में डेवलप कर देती है। पर स्तरीकरण समाज में ज़्यादा हम ये देखेंगे तो इसके कुछ अच्छे पहलू ही हमें ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता, कार्यकुशलता और इंटरेस्ट अलग अलग हैं। इसीलिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कार्यकुशलता के आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पर पद मिलता है और इसी से समाज में स्तरीकरण आता है। थैंक यू सो मच। आप वीडियो ज़रूर देखना और जिस तरह से आपने पहले कमेंट किए हैं उसी तरह कमेंट आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।